हर बड़े देश का एक ब्रांड होता है जो उसकी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। भारत में यह टाटा समूह है। Tata Group, India's largest conglomerate, Tata Group has officially taken over Air India today. 125 साल पुराना यह समूह उपभोक्ता वस्तुओं, आईटी, स्टील और ऑटो क्षेत्र में अग्रणी है। अपने इतिहास में वे मुख्यतः भारतीय ग्राहकों पर केंद्रित रहे हैं, यानी भारतीयों को नौकरी देना, उन्हें उत्पाद बेचना और क्रिकेट लीग को प्रायोजित करना। पर उनकी सफलता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने को प्रेरित किया है। उनकी रणनीति रही है भारत के पूर्व शासक ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ब्रांड खरीदना। सोचिए, Imagine what the Indians must have felt like on that day. 2008 में टाटा ने दो प्रसिद्ध कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदे, पर यह पहली बार नहीं था जब टाटा ने कोई प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड खरीदा था। इस वीडियो में हम टाटा द्वारा अधिग्रहित ब्रांड्स, उनकी the success that they've found post acquisition, लेकिन पहले हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पर चर्चा करनी होगी। पिछले 30 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 3 दशकों में भारत की जीडीपी हर साल औसतन 6.4% की दर से बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन की जीडीपी सिर्फ 2.1% बढ़ी है और उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को विनिर्माण से सेवाओं की ओर मोड़ना पड़ा है। 1953 में भारत की जीडीपी ब्रिटेन की आधी थी, लेकिन 2023 तक भारत की अर्थव्यवस्था 10% बड़ी हो जाएगी। भारत की तेज आर्थिक वृद्धि 3 प्रमुख कारकों से प्रेरित है। पहला, बड़ी और युवा आबादी जो काम, उत्पादन और सेवाओं के लिए तैयार है। उन मजदूरों का बड़ा हिस्सा दूसरे कारक में योगदान देता है, जो है भारत का मध्यम वर्ग। ज्यादा भारतीयों के पास खर्च करने की आय होने से भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ सकती है। और अंत में तीसरा कारक है सरकार की नीति। पिछले 3 दशकों में भारत व्यापार के लिए अनुकूल रहा है, विकास में बाधा नहीं डाली। इधर यूके में विनिर्माण लगभग खत्म हो गया है और विकास काफी धीमा हो गया है, और इसके साथ सार्वजनिक और निजी कर्ज में भारी बढ़ोतरी हुई है। 1913 से राष्ट्रीय कर्ज 300 अरब से 2.5 खरब पाउंड हुआ, निजी कर्ज 1.2 से 2.7 खरब पाउंड। इस बीच ब्रिटिश श्रमिकों का वेतन दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा रहा है। मजबूत श्रमिक संघों और उच्च न्यूनतम वेतन के कारण घरेलू प्रतिभा पर निर्भर ब्रिटिश ब्रांड कम प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। ये दुखद है क्योंकि यूके में कुछ सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड हैं। ब्रांड्स को संस्कृति में स्थापित होने में समय लगता है, पर एक बार लोगों के मन में बस जाने के बाद उन्हें हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कैडबरी की स्थापना 1824 में बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुई थी। जॉनी वॉकर की स्थापना 1820 में किल्मरनोच, स्कॉटलैंड में हुई थी, और रोल्स रॉयस की स्थापना 1906 में डर्बी, इंग्लैंड में हुई थी। ये सभी ब्रिटिश साम्राज्य के चरम काल से लाभान्वित हुए, जब व्यापार दोनों दिशाओं में चलता था। ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीका से हीरे सोना, हांगकांग से कपड़े और अमेरिका से अनाज आयात करते थे। बदले में वे कैडबरी चॉकलेट, जॉनी वॉकर व्हिस्की और रोल्स रॉयस कारें दुनिया भर में निर्यात करते थे। आज आप कहीं भी जाएं, इन ब्रांडों को पहचाना और समझा जाता है। यही प्रतिष्ठा है, कुछ ऐसा जो भारत और टाटा में नहीं था। भारत में बढ़ने और कुछ क्षेत्रों में बड़ी बाजार हिस्सेदारी पाने की जरूरत थी, और एक समूह के रूप में हमें भारत से बाहर देखना चाहिए। जैसे भारत समृद्ध हुआ, टाटा ने अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों पर ध्यान दिया। उनका पहला कदम 2000 में आया। तब टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली खरीदी। टेटली की स्थापना 1827 में यॉर्कशायर में हुई थी। 1953 में यूके में टी बैग बेचने वाली पहली कंपनी थी। 1990 तक 20 अरब टी बैग के साथ वे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनियां। ये भारतीय कंपनी द्वारा ब्रिटिश ब्रांड का बड़ा अधिग्रहण करने का शुरुआती उदाहरण था। टाटा ने टेटली को $432 मिलियन में खरीदा। इस अधिग्रहण से टाटा लिप्टन के मालिक यूनिलीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय विस्तार कुछ विवादों से भी घिरा रहा। आर्थिक कारणों के अलावा इसके भावनात्मक प्रभाव भी थे। मैं यहाँ टेटली टी के अधिग्रहण के बारे में सोच रहा हूँ। भारतीय कंपनी द्वारा प्रिय ब्रिटिश चाय ब्रांड की खरीद ने इंग्लैंड में कुछ लोगों को चौंकाया होगा। अगर ऐसा हुआ तो वह काफी शांत और सभ्य तरीके से था।
नए मालिक के बावजूद टेटली अपनी अंग्रेजी विरासत का लाभ उठा सकती थी। इसका मतलब था कि टाटा ने यूके, कनाडा और अमेरिका में बड़ी बाजार हिस्सेदारी खरीदी। टाटा टेटली के खर्चों को भी कम कर सकता था। अधिग्रहण के बाद कंपनी ने अपना काम समेकित किया, कर्मचारी घटाए, कुछ कारखाने बंद किए और आपूर्ति श्रृंखला सुधारी। इन कदमों के नतीजे में टेटली के खर्चे 10% तक कम हो गए। 1999 में टेटली का राजस्व $736 मिलियन था। उनका लाभ मार्जिन करीब 10% था, यानी खर्च लगभग $662 मिलियन था। इसका मतलब है कि टाटा ने खरीदी गई कंपनी में करीब $66 मिलियन का अतिरिक्त मुनाफा पाया। $432 मिलियन के अधिग्रहण मूल्य पर पहले साल में ही बचत से 15% वापस मिल गया। यह शानदार सफलता थी और इसने टाटा की अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की भूख बढ़ा दी। 2000 के मध्य में यूरोप की दूसरी बड़ी स्टील कंपनी कोरस स्टील संघर्ष कर रही थी और घाटे में थी। यूके और नीदरलैंड में होने के कारण श्रम और नियमों की वजह से इसकी लागत बहुत ज्यादा थी। स्टील बाजार के वैश्विक होने से लागत बढ़ी। कम खर्च वाले देशों के उत्पादक कोरस को पछाड़ सकते थे। ऊर्ध्वाधर एकीकरण की कमी ने कोरस की समस्याएं बढ़ा दी। कोरस कच्चे माल पर नियंत्रण नहीं रखता था, जिससे लोहा और कोयले की कीमतों में उतार चढ़ाव कंपनी को डुबो सकता था। टाटा स्टील ने दोनों समस्याओं का समाधान किया। 2007 में उन्होंने $12 अरब में कोरस खरीदा, जो स्टील उद्योग का सबसे बड़ा भारतीय अधिग्रहण था। अधिग्रहण के बाद उन्होंने वही रणनीति अपनाई। उन्होंने कारखाने बंद किए और कर्मचारियों की छंटनी की, पर यूरोप के लिए कनाडा और मोजाम्बिक से कच्चे माल में भी निवेश किया। भारत में टाटा स्टील पहले से ही पूरी तरह एकीकृत थी। कंपनी के पास झारखंड और ओडिशा में लौह अयस्क और कोयला खदानें थीं, जो उन्हें कीमत उतार चढ़ाव से सुरक्षा देती थीं। कोरस अधिग्रहण से टाटा के सस्ते स्टील के लिए यूरोप में वितरण नेटवर्क स्थापित हो गया था। जल्द ही टाटा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया, लेकिन उन्हें एक और कदम उठाना था। संकेत हर जगह थे, पर अब यह आधिकारिक है, हम मंदी में हैं। 2008 अर्थव्यवस्था के लिए एक उथल-पुथल भरा साल था। आवास बाजार के पतन ने लगातार वित्तीय संकट पैदा किए। अस्वस्थ बैंकों को संभालने वाली FDIC वही है जो जमाकर्ताओं के पैसे की गारंटी देती है। फोर्ड महामंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित कंपनियों में से एक थी। 2008 में कंपनी को $14.6 अरब का नुकसान हुआ। अमेरिका में बिक्री 20% गिरी और कंपनी का नकद भंडार $21 अरब कम हुआ। फोर्ड के लिए दिवालियापन से बचने का एकमात्र तरीका था लंबी अवधि का कर्ज लेना, 30,000 कर्मचारियों को निकालना और कुछ संपत्तियां बेचना। टाटा ने मौका देखा और झपट लिया। उन्होंने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 अरब के पूर्ण नकद सौदे में खरीदा। इससे टाटा मोटर्स प्रीमियम लग्जरी कार बाजार में प्रवेश कर गई, पर ऑटो उद्योग के जानकारों ने इसे जोखिम भरा कदम माना। लेकिन लोग एक बात भूल रहे थे, टाटा 2008 में IP खरीदने से पहले ही जगुआर और लैंड रोवर के लिए निर्माण साझेदार था। 2004 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड के लाइसेंस से जगुआर और लैंड रोवर वाहनों का उत्पादन शुरू किया था। इससे पहले उन्होंने अपनी कार टाटा इंडिका बनाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन सीखा था। आपने अपने लोगों पर जो भरोसा किया वह काबिले तारीफ है।